नमस्कार दोस्तों। अभी हम वैक्सीन और वैक्सीन रिलेटेड डिजीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो वैक्सीन और वैक्सीन रिलेटेड डिजीज़ के हमने बारे में बात की, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस था, डिप्थीरिया था, पर्टूसिस था, पोलियो था, टेटनस के बारे में भी हमने चर्चा की। अब इसी क्रम में आज हम एक और बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। तो आज हम बात करेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो डिजीज़ होती है इसको हिप डिजीज़ के नाम से भी हम जानते हैं, यानी एच इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरियल डिजीज़। अब चूँकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है तो इस डिजीज़ को हम वैक्सीन से रोक सकते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है ये जनरली 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं हो सकता है। जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको भी हिप डिजीज़ होने के चांस रहते हैं। उसमें जो कंडीशंस होते हैं बता रहा हूँ आपको। सिकल सेल डिजीज, जिस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज की प्रॉब्लम है उनको हिप इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। दूसरा HIV, जो पेशेंट HIV से पीड़ित हैं उनको भी हिप डिजीज होने के चांस रहते हैं। जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित और कीमोथेरेपी जिनकी चल रही है उनको भी हिप डिजीज होने के चांस रहते हैं। जिन पेशेंट की स्प्लीन नहीं है, यानी स्प्लीन निकाली गई है या स्प्लीन नहीं है, उन पेशेंटों को भी चांस रहते हैं। और एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिनमें होता है उनमें भी चांस रहते हैं। चूँकि हिप बैक्टीरिया जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, फैलता है। जैसे अगर कोई पेशेंट हिप बैक्टीरिया से पीड़ित है तो उसके नेजल सिक्रेशन में, थ्रोट सिक्रेशन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जहाँ ओवर क्राउडिंग होती है या एक ही घर में बहुत लोग रह रहे हैं जिसमें से एक अगर इन्फेक्टेड है तो जहाँ जहाँ वो खांसेगा और छींकेगा वहाँ से डायरेक्ट इन्फेक्शन उसके साथ वाले को लगने के आसार रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया रहता है नॉन लिविंग सरफेस पे जिंदा नहीं रहता है, इसके लिए इसको सर्वाइव करने के लिए लिविंग सरफेस की ही आवश्यकता होती है, यानी जहाँ जीवन है वहीं ये सर्वाइव करता है। शुरुआती दौर में ये बैक्टीरिया माइल्ड इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जैसे ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन होना और उसके साथ ब्रोंकाइटिस होना। यानी हम देखते हैं जनरली जो कफ कोल्ड होता है साथ में कान में दर्द होता है तो मे बी सफरिंग फ्रॉम हिप बैक्टीरिया। उसके बाद अगर ये सीवियरिटी की तरफ जाता है तो ब्लड स्ट्रीम सीवियरिटी होती है, यानी ब्लड के रास्ते पहुंचता है, इसलिए इसको इन्वेजिव डिजीज भी बोलते हैं। ब्लड के रास्ते आगे पहुंचता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, फिर ये ब्रेन तक भी पहुंचता है। तो ब्रेन में मेनिंजाइटिस कराता है, यानी ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं उनको इन्फेक्टेड करता है, जिससे मेनिंजाइटिस होती है। और उसके बाद भी अगर केयर नहीं हो पाती है तो पेशेंट की मृत्यु होने के भी चांस बहुत रहते हैं, यानी लीडिंग टू डेथ। तो इस तरह से माइल्ड बीमारी करते हुए बिल्कुल सीवियर डिजीज तक पहुंचना और उसके बाद डेथ तक होने के चांस रहते हैं। और इसके साथ साथ ये मैंने एक आपको डायरेक्ट वे बता दिया है। अब इसके साथ साथ जो और भी प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलती हैं अगर इस
बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड अगर आप या आपका बच्चा है, जिसमें निमोनिया, एपिग्लोटाइटिस, सेलुलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, सीवियर स्वेलिंग इन द थ्रोट, यानी आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें निगलना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है। उसके साथ ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचता है। जॉइंट्स में इन्फेक्शन होता है, हार्ट की जो कवरिंग लेयर रहती है उनमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, और फाइनली जैसा मैं प्रीवियसली आपको बताया कि डेथ होने तक के चांस रहते हैं। तो इस तरह ये बैक्टीरिया बहुत हानिकारक और जानलेवा साबित है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमको फिर हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता होती है। अगर मॉडरेट लेवल पर ये इन्फेक्शन पहुंच गया है तो हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ेगा। तो अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से संपर्क करें। हॉस्पिटल में एडमिट होकर के इसके टेस्ट होते हैं, टेस्ट में डायग्नोसिस होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो पाता। माइल्ड स्टेज में है तो हम एंटीबायोटिक लेकर के, लेकिन अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक न लेते हुए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक थेरेपी आप इसके लिए लें। चूँकि बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। अब हम, जैसा मैंने शुरू में बोला था, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि इट्स ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो इसके लिए एक वैक्सीन आता है हिप वैक्सीन का, जो जन्म के बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते और 15 से 18 महीने के बीच इसका बूस्टर डोज लगाएगा। जो आपके डीपीटी का वैक्सीन लगता है उसके साथ ही इस वैक्सीन को लगाया जाता है। आजकल डीपीटी के वैक्सीन के साथ इंक्लूड होकर ही वैक्सीन आ रहा है। हेपेटाइटिस बी डीपीटी के साथ में हिप वैक्सीन भी उसमें इंक्लूड होकर आता है। तो एक सिंगल इंजेक्शन में ही ये सारे वैक्सीन आपको लग जाते हैं। और ये एक वैक्सीन आपके लिए जानलेवा बीमारी है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, उससे बचाव करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर वही जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये वैक्सीन शासन के तरफ से पूर्णतः निःशुल्क है। हर गली मोहल्ले, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, जहाँ तक हेल्थ वर्कर की पहुँच है, जहाँ जहाँ हेल्थ वर्कर जा रहा है, वो इस वैक्सीन को आपको प्रोवाइड कराता है और निःशुल्क प्रोवाइड कराता है। बस आपको ध्यान दे देना है कि समय रहते, यानी समय पर इस वैक्सीन को लगवाएं। ऐसा नहीं कि जो आपकी डेट है उसमें हेल्थ वर्कर आपके पास आता है कि आज उसकी वैक्सीन की डेट है, आज बच्चे को वैक्सीन लगना है, आप कह रहे हो नहीं बच्चा सो रहा है, बोले कल लगा देना। और कल 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 तो आपको पता है कल कभी नहीं आता। इंग्लिश में एक कहावत है कि टुमारो नेवर कम। तो इसलिए मेरे आप सबसे निवेदन है कि ये वैक्सीन तो हिप के नाम से आता है, आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अंकित है। तो इस वैक्सीन को समय पर अवश्य लगवाएं और अपने जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनका सहयोग करें और अपने बच्चे की भी लाइफ बचाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे फिर नई डिजीज़ को लेकर के, नए वैक्सीन को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।